Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे पारसू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लखनऊ पैक्ट। हम लखनऊ पैक्ट को डिस्कस करेंगे, इसकी डिमांड्स को डिस्कस करेंगे। अब लखनऊ पैक्ट जो है ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है, एक ज्वाइंट सेशन हुआ था जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था लखनऊ में दिसंबर 1916 में। अब यहाँ पे इनका एग्रीमेंट हुआ था। अब इसे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी भी कहा जाता है। काफ़ी बुक्स में ये गलत लिखा हुआ है कि मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी। ये मुस्लिम एंड हिंदू यूनिटी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी है। अब इसका हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। अब हुआ क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ इख्तलाफात थे, तो मुस्लिम लीडरशिप है उन लोगों ने सिलेक्ट किया कायदे आज़म को उन इख्तलाफात को दूर करने के लिए, और वो इस वजह से सिलेक्ट किया था क्योंकि ये डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और थे। अब कायदे आज़म जो है ये 1909 में इन्होंने एज ए लेजिस्लेटर अपना कैरियर स्टार्ट किया। अब एज ए लेजिस्लेटर जब इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया उस दौरान इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली, क्योंकि इन्होंने मतलब इंसानों के लिए, इंडियंस के लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब के लिए वर्क किया। इसके अलावा इन्होंने जो है वर्फुल अलाल औलाद बिल भी अप्रूव करवाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जो बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त जो ब्रिटिश से ही बिल अप्रूव करवाए जाते थे, इन्होंने मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल से अप्रूव करवाया। उसके अलावा जो कायदे आज़म है इन्होंने मतलब काफ़ी सक्सेस हासिल की, और इसके बाद जब मुस्लिम लीडरशिप इनके पास गई और इन्हें कहा कि हम कांग्रेस के साथ यूनिटी करना चाहते हैं, इख्तलाफात ख़त्म करना चाहते हैं, तो कायदे आज़म ने कहा मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता। कांग्रेस जो है वो ये समझती है कि मुस्लिम लीग जो है ये ब्रिटिश की पार्टी है, तो इस पे मुस्लिम लीडर्स ने कहा नहीं, ये ब्रिटिश की पार्टी नहीं है, ये इंडियंस की ही पार्टी है, यहाँ तमाम मुसलमानों की जो है ये पार्टी है। तो उस पे जो है कायदे आज़म ने कहा तो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंस ऑफ लॉयल्टी क्यों है? सबसे पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, सेंस ऑफ लॉयल्टी विथ ब्रिटिश को हटा के पावर पॉलिटिक्स पे आप चले जाएं। इस बात पे जो है एग्री किया मुस्लिम लीडरशिप ने, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन सेंस ऑफ लॉयल्टी से चेंज होके पावर पॉलिटिक्स में चेंज हुआ, और 1913 में ये हुआ। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई। 1915 में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग सीट्स जो 27 इंडियंस को मिली थी, 19 का मेमोरेंडम बना के, यानी 19 को अलग करके उनका मेमोरेंडम बना दिया, कुछ रिफॉर्म्स उनमें आई, वो बात अलग हो गई। उसके अलावा उस टाइम 2 सेशन चल रहे थे मुंबई में, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, दूसरा कांग्रेस का, यानी दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कोई मसला नहीं था, दोनों आराम और सुकून से अपने अपने सेशन उस टाइम पे कर रहे थे। उसके बाद आते हैं 1916 पे। अब 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, यानी जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ये सेशन हुआ था। उसके बाद जो है 1892 में जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो है 5 सीट्स थी, जो कि 5 की 5 ब्रिटिश की थी। फिर 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग 6 सीट्स आई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें से 1 इंडियन की थी, 5 ब्रिटिश की थी। उसके बाद 1916 में आया लखनऊ पैक्ट। उसके बाद 1919 में एक और एक्ट आया जिसमें लखनऊ पैक्ट में डिमांड की गई थी कि 50% यानी 50% जो है वो सीट्स होनी चाहिए इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। समा उनकी बात मानी गई, लेकिन 50% नहीं, 50% नहीं, लेकिन 3 सीट्स जो है इंडियंस को दी गई, 5 ब्रिटिश ने ही रखी। यानी आप तीनों एक्ट देखें, तीनों में 5 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश की ही हैं। अब यहाँ पे 3 सीट्स जो हैं इंडियंस को दे दी गई। उसके अलावा जो है लखनऊ पैक्ट में जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात भी मानी गई, यानी जो मुसलमान कह रहे थे, मुस्लिम लीडर्स कह रहे थे हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट चाहिए, सेपरेट इलेक्शन का हक चाहिए, तो वो लखनऊ पैक्ट में जो है सब, यानी कांग्रेस जो इस बात से पहले एग्री नहीं थी वो भी एग्री हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं लखनऊ पैक्ट की डिमांड्स को। सबसे पहली जो डिमांड थी वो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 50% जो सीट्स हैं वो इंडियंस की होनी चाहिए। अब लखनऊ पैक्ट में ये डिमांड हुई, सम हाउ कंप्लीट नहीं, लेकिन कुछ उनकी बात मानी गई। पहले उनकी 1 सीट थी इंडियंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उन्हें अब 3 सीट्स दे दी गई थी 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड डिमांड थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है उनकी सीट्स बढ़ा दी जाएं, ठीक है। तो
तो 1892 में जो है उन्हें सीट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल की 4 से 6 थी मुसलमानों और हिंदुओं की, मतलब टोटल इंडियंस की। उसके अलावा 1909 में 60 सीट्स दी गई थी इन्हें। अब वो कह रहे थे कि अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म आएगा, नेक्स्ट एक्ट आएगा, उसमें 150 यानी 150 सीट्स जो हैं, 150 सीट जो है इंडियंस की होनी चाहिए, यानी 80% जो है इंडियंस की सीट्स होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर भी इंडियंस के पास होना चाहिए। अब 80% होगा तो जाहिर सी बात है डिसीजन पावर जो है उनके पास होगा। अब इस पे जो है रिस्पॉन्स आया ब्रिटिश का, उन्होंने कहा कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करें, हम भी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन बाइकैमरल लेजिस्लेचर के थ्रू। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये होता है, आप एग्जाम्पल ले लें, अब पाकिस्तान में इस वक्त बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी 2 असेंबलीज, 2 हाउसेस। अब एक हमारी नेशनल असेंबली है, दूसरा सेनेट है, ये होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि जैसे कि डिमांड हुई थी लखनऊ पैक्ट में 150 सीट की, कि हमें 150 सीट्स चाहिए। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम चेंज करके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दिया और 145 सीट्स दे दी इंडियंस को। अब कोई भी चीज़ अप्रूव करनी हो, रिजेक्ट करनी हो, अगर वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगी भी, 145 मतलब सीट्स उनके पास हैं, तो उसका आगे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट ही जो है वो मेन रखी गई, वही ब्रिटिश ने चीज़ ऊपर रखी, अपने ही लोग ऊपर रखे। वहाँ पे 34 इंडियंस थे, 26 ब्रिटिश थे, लेकिन ब्रिटिश के पास ऐसी सीट्स होती थी जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद नंबर 3 था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये बात इस वजह से डिमांड की गई थी कि जो सेंट्रल गवर्नर जनरल था उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव अलग था, उसके बाद प्रोविंस का जो गवर्नर जनरल था उसका भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग था। अब सेंट्रल गवर्नर जनरल प्रोविंस के गवर्नर जनरल को मुंतखब करता था। अब उस वक्त क्या था, हर प्रोविंस की अपनी हाई कोर्ट थी, एक एक। अब हाई कोर्ट का जो जज था उस मतलब वहाँ से अपना किरदार अदा करने के बाद, या उसके अलावा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव में कभी नीड पड़ती तो वो वहीं चला, लाइक एग्जीक्यूटिव में नीड पड़ती तो वहीं चला जाता। अब वो वहाँ जाता, फिर हाई कोर्ट वहाँ जाता, यानी वो दोनों काम एक साथ कर रहा था। तो यहाँ पे डिमांड हुई कि जुडिशरी को अलग रखा जाए, एग्जीक्यूटिव को अलग रखा जाए, उन्हें मिलाया ना जाए। और इससे एक और फ़ायदा इनका ये था कि इन्हें एक सेपरेट और भी मतलब सीट्स बढ़ जाती एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जुडिशरी में भी सीट्स बढ़ जाती, जो कि इंडियंस के लिए फ़ायदा था। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता था इनका 4 पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या था, यानी प्रोविंस लेवल पे हम अपने फैसले खुद कर पाएँ। लेकिन उन्होंने कहा आप जो फॉरेन एक्सचेंज या कस्टम्स हैं वो आप अपने पास रखें, गवर्नर जनरल जो है प्रोविंस के उन्हें दे दें। उसके अलावा जो है बाकी की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमें दें, ताकि हम भी अपने फैसले खुद कर सकें। यहाँ पे ब्रिटिश का रिस्पांस ये था डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी उन्होंने कहा कि हम आपको डायरेक्ट सिस्टम सारा एक साथ हाथ में नहीं दे सकते, पहले हम आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे। अब ब्रिटिश ने ये यहाँ पे चालाकी की कि ट्रांसफेरल डिपार्टमेंट कहा जाता था जो इंडियंस को दिए गए, और रिजर्व डिपार्टमेंट जो कि गवर्नर को दिए गए। अब इंडियंस के पास जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह थे। उसके बाद जो रिजर्व डिपार्टमेंट गवर्नर के पास है वो इरिगेशन, फाइनेंस थे। अब देखें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इरिगेशन के बिना नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस के बिना नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी उन लोगों ने थोड़ा गेम खेल ली इंडियंस के साथ। उसके बाद जो 5 पे आता है वो इंडियंस इलेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्रोविंस। उन्होंने कहा कि इंडियंस जो है वो खुद गवर्नर जनरल प्रोविंस का इलेक्ट करें, ना कि सेंट्रल गवर्नर जनरल इलेक्ट करे। पहले ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल का जो गवर्नर जनरल था वो प्रोविंस के गवर्नर जनरल को इलेक्ट करता था, बट यहाँ पे ब्रिटिश ने एक और चालाकी दिखाई कि जो गवर्नर जनरल है सेंट्रल, उसकी अथॉरिटी यानी प्रोविंस के गवर्नर जनरल जो इलेक्ट करने की थी वो लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दी। अब ना वो गवर्नर जनरल इलेक्ट कर सकता था ना ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे उन लोगों ने ये चालाकी की और इंडियंस की ये बात भी इस तरीके से हो गई। उसके बाद जो 6 पे आता है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी अलग से काउंसिल होती थी जिसमें 15 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। तो इंडियंस ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसकी 15 से ज़्यादा सीट्स हैं
हैं, लोग मौजूद हैं, उनके पास आप उन्हें मतलब जो सैलरीज दी जाती हैं वो इंडियंस के ख़जाने से ना दी जाएं, अगर वो अपने ख़जाने से दें, वरना जो है आप 2 असिस्टेंट दे दें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, एक ब्रिटिश का होना चाहिए, एक इंडियंस का होना चाहिए। जो इंडियन का यानी होगा, ताकि हम लोगों को पता चले उसके थ्रू कि क्या चीज़ अप्रूव होने वाली है, क्या चीज़ रिजेक्ट होने वाली है, क्या चीज़ कैसे होगी। अब देखें जो काउंसिल थी वो कोई भी बिल आता था या कुछ भी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास भेजते थे, फिर वहाँ से अप्रूव होता था। तो इस वजह से इन्होंने कहा 2 असिस्टेंट दे दें आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिश ने ये कहा कि नहीं, न्यू सीट्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट्स वगैरह के लिए, हम जो है अपने जो काउंसिल के ये मतलब लोग हैं उन्हें हम अपनी तरफ से हम ब्रिटिश के ख़जाने से सैलरीज देंगे। उसके बाद नंबर 7 पे था राइट ऑफ डिस्कशन ओवर बिल। अब जो बिल आता था इन लोगों ने कहा हमें उस पर डिस्कशन की पावर चाहिए, उसका हक चाहिए, यानी असेंबली में कोई भी बिल आ रहा है उसमें एक होता था राइट ऑफ अर्जेंटमेंट। अब अर्जेंटमेंट क्या होता है कि आप नेशनल असेंबली देख लें, वहाँ पे कोई भी ऐसी बात होती है, कोई बिल आता है तो कोई कहता है कि लाइक लंच के बाद जैसे हम डिस्कस करेंगे या तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ये होता है राइट ऑफ अर्जेंटमेंट, यानी आप सोच समझ के उस पर बाद में डिस्कशन करें। तो इन लोगों ने कहा कि हमें भी वो राइट चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश है वो आती थी और कहती थी अब ये बिल देखें या अभी ये चीज़ देखें और अभी अप्रूवल दें या जो भी करना है अभी करें। तो इस वजह से इन्होंने कहा हमें वो राइट चाहिए ताकि हम सोच समझ पे उस पर डिस्कस करके बता सकें, आगे डिस्कशन कर सकें। 8 पे इन लोगों ने कहा हमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन राइट चाहिए। अब ये क्या होते हैं कि आप नेशनल असेंबली मतलब देखें, वहाँ पे जो अपोजिशन क्वेश्चंस करती है वो होती है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। उस दौरान जो इंडियंस अगर क्वेश्चंस करते थे वहाँ पे ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उनका रिस्पॉन्स ये होता था कि वो जवाब ही नहीं देते थे। तो यानी इस तरीके से वो करते थे। इस वजह से जो है इन लोगों ने कहा हमें उन क्वेश्चंस का हक चाहिए। तो इस पर जो रिस्पॉन्स दिया ब्रिटिश ने वो ये दिया कि ये एथिकल इशू है, अगर वो लोग आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे ये उनका मसला है, इस पर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये था हमारा लखनऊ पैक्ट। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।